मूवी स्टार्ट होती है और हमें 1719 ईस्वी का दौर दिखाया जाता है। हम देखते हैं नारू नाम की एक लड़की को जो उस जगह पर अपनी ट्राइब के साथ रहती थी। ये ट्राइब जिंदा रहने के लिए जानवरों का शिकार किया करती थी। नारू को कोई नींद से जगाता है और वो अपने डॉग सारी के साथ जंगल में चली जाती है ताकि दवाई के लिए प्लांट्स इकट्ठा किए जा सकें। नारू को शिकार करने का शौक था, पर ट्राइब में सिर्फ लड़के ही शिकार किया करते थे। नारू अकेले में अपनी कुल्हाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करती है। तभी उसे एक हिरन दिखाई देता है जिसे वो मारने ही वाली थी कि तभी आसमान में बहुत तेज आवाज आती है और हिरन वहां से भाग जाता है। नारू भी हिरन का पीछा करती है, पर हिरन वहां से भाग जाता है। सारी की पूंछ शिकारी के फंदे में फंस जाती है। नारू सारी को फ्री करती है और उसकी चोट पर दवाई लगाती है जो उसने जड़ी बूटियों से बनाई थी। नारू को जड़ी बूटी से दवाई बनाने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तभी नारू को आसमान में दोबारा एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। ये एक एलियन शिप था जो दूसरे प्लेनेट से धरती पर आया था और उस शिप में प्रीडेटर नाम का एक एलियन भी था। उस समय के लोगों को एलियंस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए नारू को लगता है कि शायद ये कोई बहुत बड़ा पक्षी होगा। इसके बाद नारू अपने भाई ताबे को बताती है कि वो शिकार पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ताबे उसे शिकार पर ले जाने से मना कर देता है। घर पर नारू की माँ नारू को शिकार पर जाने से मना करती है। उनका कहना था कि नारू और दूसरे कामों में जैसे दवाई बनाने में काफी अच्छी है और उसे वही काम करना चाहिए, लेकिन नारू ये साबित करना चाहती थी कि वो एक अच्छी शिकारी है। इसके बाद हम प्रीडेटर को अपनी शिप से बाहर उतरते देखते हैं। प्रीडेटर के पास इनविजिबल होने की सुपर पावर थी। नारू जंगल में फूल इकट्ठा कर रही थी, तभी उसके ट्राइब के लोग उसे बताते हैं कि एक शेर पूही नाम के लड़के को उठाकर वहां से ले गया है। ट्राइब के कुछ लोग पूही को ढूंढने जाते हैं और नारू भी उनके साथ जाती है। ये लोग नारू को अपने साथ ले जाने से मना करते हैं, पर ताबे कहता है कि नारू को मेडिक्स की अच्छी नॉलेज है और वो पूही के जख्मों का इलाज कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं एक चींटी को जिसे एक चूहा खा जाता है और चूहे को एक रेटल स्नेक। तभी प्रीडेटर वहां आता है और रेटल स्नेक को मार डालता है। इस सीन से हमें पता चलता है कि प्रीडेटर हमेशा सबसे बड़े शिकारी का शिकार करता था। वहीं नारू और उसके साथी पूही को जंगल में ढूंढ लेते हैं जो जख्मी हालत में वहां पर पड़ा था। नारू उसकी चोट पर दवाई लगाती है और उसे खाने को फूल के पत्ते देती है, जिससे पूही को सर्दी लगने लगती है क्योंकि ये पत्ते बॉडी के टेम्परेचर को गिरा देते थे। इस तरह शरीर से कम खून बहता था। ताबे कहता है कि वो शेर का शिकार करने जाएगा, इसलिए बाकी के लोग घर चले जाएं। नारू कहती है कि वो भी उसके साथ आना चाहती है। नारू को लग रहा था कि जंगल में और भी कोई है, क्योंकि शेर कभी भी अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता। नारू कहती है कि जंगल में कोई तो है, जिसे देखकर शेर वहां से भाग गया था और पूही जिंदा बच गया। पर ताबू नारू से कहता है कि वो घर चली जाए। नारू रास्ते में सांप का कटा हुआ सर देखती है और पास ही में उसे सांप की बॉडी भी मिलती है जिसकी स्किन उतरी हुई थी। वहां उसे किसी जानवर के पैरों के निशान भी दिखते हैं जो काफी बड़े थे। नारू के साथियों को लगता है कि शायद ये निशान किसी भालू के हैं। इस पर नारू कहती है कि अगर ये निशान किसी भालू के हैं तो यहाँ पर 4 पैरों के निशान क्यों नहीं हैं? यहाँ पर सिर्फ 2 ही पैरों के निशान थे। नारू ताबे को इन पैरों के निशान के बारे में बताने के लिए उसके पास जाती है। इस पर ताबे कहता है कि अभी उन्हें शेर को मारने के बारे में सोचना चाहिए। वो इस समय शेर की गुफा के काफी करीब हैं। नारू कहती है कि शेर को मारने के लिए हमें यहाँ पर एक मरा हुआ जानवर रखना चाहिए और पेड़ पर बैठकर मौका मिलते ही हम शेर को मार सकते हैं। ताबे कहता है कि वो ऐसा ही करेंगे और शेर को नारू ही मारेगी। नारू के पास खुद को अच्छा शिकारी साबित करने का ये एक अच्छा मौका था। ये लोग थोड़ा मीट जमीन पर रखकर पेड़ पर बैठ जाते हैं और शेर के आने का इंतजार करते हैं। शेर वहां आता है और पाका पर हमला करता है। इसके बाद शेर नारू पर अटैक करता है। नारू का ध्यान प्रीडेटर की आवाज की तरफ जाता है और शेर उस पर छलांग मारता है। नारू पेड़ से नीचे गिरने से पहले शेर को भाला मार देती है। नारू नीचे गिरती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद नारू को घर पर होश आता है और उसकी माँ बताती है कि ताबे उसे सेफ घर पर लेकर आया था और ताबे उसके बाद जंगल में शेर को मारने चला गया था। नारू की माँ बताती है कि नारू की दवाई से पूही की जान बच गई थी। नारू कहती है कि उस जंगल में कोई तो है और ताबे को उसकी जरूरत है। तभी हम ताबे को देखते हैं जो शेर के सर को काट कर वापस आता है। शेर को मारने पर ताबे को ट्राइब का वार चीफ बना दिया जाता है। नारू ताबे से कहती है कि जंगल में कोई तो है जिसने उस सांप को मारा था और उसकी खाल उतार दी थी। नारू ने पेड़ से नीचे गिरने से पहले जंगल में एक लाइट भी देखी थी। नारू कहती है कि जंगल में जो भी है हमें उसे मारना होगा, इससे पहले वो हमारे लिए खतरा बने। लेकिन ताबे नारू को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे लगता है कि नारू अभी शिकार करने के लिए काबिल नहीं हुई है। ताबे कहता है कि तुम शेर को भी नहीं मार पाई थी और ताबे को उसे बेहोशी की हालत में घर लाना पड़ा था। अगली सुबह नारू उस रहस्यमयी चीज का शिकार करने के लिए जंगल में जाती है और उसे वहां पर हरे रंग का खून भी मिलता है। वहां पर उसे प्रीडेटर के पैरों के निशान भी मिलते हैं। नारू उन निशानों को देखती है। ये निशान किसी भी जानवर के पैरों के निशान से काफी बड़े थे। वहीं एक मैदान में एक भेड़िया खरगोश का शिकार करता है। तभी प्रीडेटर वहां आता है और उस भेड़िए को मार डालता है। प्रीडेटर भेड़िए के सर को अपने साथ ले जाता है।
जंगल में नारू कुल्हाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करती है और एक खरगोश का शिकार भी करती है। वहीं प्रीडेटर भेड़िए के सर को अपने पास किसी ट्रॉफी की तरह रख लेता है। नारू देखती है कि वहां पर बहुत सारी भैंसें थी जिनका शिकार शिकारियों ने उनकी खाल के लिए किया था। नारू को वहां पर एक शिकारी का सिगार भी मिलता है। थोड़ा दूर नारू को पेड़ पर किसी के निशान दिखाई देते हैं। नारू आगे बढ़ती है लेकिन वो दलदल में धंसने लगती है। वहीं प्रीडेटर भी उन भैंसों के पास पहुंच जाता है। नारू अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उस दलदल से बाहर आती है। थोड़ी दूर से नारू को एक भालू की आवाज आती है। भालू हिरन को खा रहा था। तभी भालू को नारू की गंध मिल जाती है। नारू भालू को तीर मारने ही वाली होती है पर उसका धनुष टूट जाता है और भालू नारू की तरफ आने लगता है। सारी वहां से भाग जाता है और भालू सारी के पीछे भागने लगता है। इसी बीच नारू अपना धनुष जोड़ लेती है। भालू दोबारा नारू की तरफ बढ़ता है और नारू लकड़ियों के बीच में छिप जाती है। भालू नारू को पकड़ने ही वाला था कि तभी वहां पर प्रीडेटर आ जाता है। प्रीडेटर और भालू के बीच में लड़ाई होती है और प्रीडेटर भालू को मार डालता है। प्रीडेटर भालू को अपने हाथों में उठाता है और भालू का खून उस पर गिरने लगता है, जिससे प्रीडेटर को नारू देख लेती है। नारू पानी में कूदती है और तैर कर थोड़ा दूर चली जाती है। कुछ देर बाद नारू को उसी के ट्राइब के कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें ताबे ने नारू को ढूंढने के लिए भेजा था। नारू ने बताती है कि उसने प्रीडेटर को देखा था और उस प्रीडेटर ने भालू को बहुत आसानी से मार दिया था, लेकिन वो लोग नारू की बातों पर विश्वास नहीं करते और नारू वहां से जाने लगती है। ट्राइब के लोग नारू को घर ले जाना चाहते थे पर नारू जंगल में जाकर प्रीडेटर को मारना चाहती थी। इसी बात को लेकर नारू और वास्पे के बीच लड़ाई हो जाती है और ये लोग नारू को पकड़कर घर ले जाने लगते हैं। प्रीडेटर वहां आता है और उनके हथियारों को देखकर उन पर अटैक करने की प्लानिंग करता है। इन्हें किसी जानवर की आवाज आती है और वो उसे मार डालते हैं। तभी वास्पे पर लेजर लाइट लगती है और प्रीडेटर उसे मार डालता है। नारू अपने हाथ पर बंधी रस्सी को काटने लगती है। तभी प्रीडेटर को एक तीर लगता है जिससे वो दिखाई देने लगता है। प्रीडेटर बहुत आसानी से उन सभी को मार डालता है और नारू वहां से भाग जाती है। नारू को उसी की ट्राइब का एक दूसरा आदमी मिलता है। ये दोनों घास में छिप जाते हैं, लेकिन प्रीडेटर इन्हें वहां भी देख लेता है और नारू के साथी को मार डालता है। अब प्रीडेटर नारू के पीछे भागता है। नारू का पैर शिकारी के फंदे में फंस जाता है। प्रीडेटर नारू के पास आकर फंदे की चेन को देखता है और नारू को नहीं मारता, क्योंकि प्रीडेटर हमेशा शिकारियों का शिकार करता था। फंदे में फंसे होने के कारण प्रीडेटर नारू को एक मामूली सा शिकार समझ लेता है। इसीलिए प्रीडेटर वहां से चला जाता है और नारू के पास कुछ फ्रेंच शिकारी आते हैं। उन्हीं शिकारियों ने ये फंदा लगाया था जिसमें नारू फंसी हुई थी और वो नारू को अपने साथ कैंप में ले जाते हैं। ये लोग नारू को एक केज में बंद कर देते हैं और नारू के डॉग सारी को भी पकड़ लेते हैं। नारू एक शिकारी के पास वही सिगार देखती है जो उसने भैंसों के पास देखी थी। तभी नारू के पास राल्फे नाम का एक शिकारी आता है और वो नारू से प्रीडेटर के बारे में पूछता है। राल्फे कहता है कि प्रीडेटर धरती पर सबसे ताकतवर शिकारियों का शिकार करने के लिए आया है। तभी एक शिकारी दूसरे पिंजरे से ताबे को बाहर निकालता है और उसे टॉर्चर करता है। शिकारी ताबे और नारू को पेड़ से बांध देते हैं ताकि उन्हें देखकर प्रीडेटर वहां आए और वो प्रीडेटर को मार सके। शिकारी ताबे और नारू के चारों तरफ घेरा बनाकर बैठे हुए थे। तभी प्रीडेटर भी वहां आ जाता है और कुछ शिकारियों को मार डालता है। प्रीडेटर अब ताबे और नारू की तरफ बढ़ता है। नारू ताबे को बताती है कि प्रीडेटर शिकारियों का शिकार करता है। अभी हमें शिकारियों ने बंधक बनाया है, इसलिए हमें अभी उससे कोई खतरा नहीं है। ताबे नारू को कहता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसने शेर को जंगल में घायल कर दिया था और ताबे ने बस घायल शेर का शिकार किया था। नारू कहती है कि उसे नहीं पता कि प्रीडेटर को मारा जा सकता है या नहीं। ताबे कहता है कि उसने प्रीडेटर के शरीर से खून निकलते हुए देखा है, जिसका मतलब है कि प्रीडेटर को मारा जा सकता है। प्रीडेटर का पैर फंदे में फंसता है और शिकारी उस पर जाल डालते हैं, लेकिन प्रीडेटर बहुत ताकतवर था, वो आसानी से उन सभी शिकारियों को मार डालता है। नारू एक फंदे की मदद से अपनी और ताबे की रस्सी को काटती है। ताबे घोड़ा लेने के लिए वहां से चला जाता है और नारू सारी को ढूंढने के लिए। प्रीडेटर वहां पर मौजूद बाकी के शिकारियों को अपने एक स्पेशल वेपन से मार डालता है। नारू शिकारियों के कैंप में जाती है और वहां पर उन लोगों को मार डालती है जिन्होंने सारी को पकड़ा हुआ था। वहीं प्रीडेटर अपनी चोटों का इलाज करता है। नारू के पास राल्फे आता है और उसकी एक टांग कटी हुई होती है। राल्फे नारू को कहता है कि वो उसकी चोट का इलाज करे, बदले में वो उसे गन चलाना सिखाएगा। नारू राल्फे का इलाज करती है और उसे गन चलाना सिखाता है। नारू राल्फे को फूल की पत्तियां देती है ताकि उसकी बॉडी ठंडी हो जाए और उसका खून ना बहे। तभी प्रीडेटर भी वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर नारू छिप जाती है और राल्फ मरने का नाटक करता है। राल्फे ने वो पत्तियां खा ली थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी ठंडी हो गई थी और प्रीडेटर उसे नहीं देख पाया था। नारू भी ये बात नोटिस करती है कि प्रीडेटर ठंडी चीजों को नहीं देख पाता। प्रीडेटर गलती से राल्फे के ऊपर पैर रखता है। राल्फे जोर से चिल्लाता है और राल्फे की चीख सुनकर प्रीडेटर राल्फे को मार डालता है। सारी प्रीडेटर की तरफ दौड़ता है। प्रीडेटर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि ताबे पीछे से प्रीडेटर पर वार करता है और उसका मास्क नीचे गिर जाता है। प्रीडेटर के तीर अब उस जगह पर लग रहे थे जहां मास्क की लेजर लाइट्स लग रही थी।
थोड़ी देर बाद प्रेडेटर अपना मास्क उठा लेता है और ताबे को मार डालता है। नारू किसी तरह वहां से जान बचाकर भागती है। ताबे की मौत की खबर उसके ट्राइब तक पहुंच जाती है। वहीं नारू को नदी के पास एक शिकारी मिलता है जिसे नारू पकड़ लेती है। नारू उस शिकारी का एक पैर काट देती है क्योंकि ये वही शिकारी था जिसने ताबे को टॉर्चर किया था। नारू उसके पास एक गन भी रखती है और खुद वो फूल के पत्ते खा लेती है जिससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाया करता था। प्रेडेटर वहां आता है। वो नारू को तो देख नहीं पाता लेकिन उस शिकारी को देखकर मार डालता है क्योंकि उस शिकारी के हाथ में एक गन थी। इसके बाद नारू प्रेडेटर के सर में गोली मारती है जिससे उसका मास्क नीचे गिरता है। नारू वो मास्क लेकर वहां से भाग जाती है। नारू एक ट्रैप बनाती है और उस प्रेडेटर का मास्क बीच में रख देती है। प्रेडेटर नारू के बनाए ट्रैप में फंस जाता है। वहां पर नारू और प्रेडेटर के बीच लड़ाई होती है। प्रेडेटर को बिना मास्क के दिखाई नहीं देता था इसलिए नारू उस पर भारी पड़ती है। नारू प्रेडेटर को उसी के मास्क के सामने लाती है और प्रेडेटर तीर चलाता है। तीर घूमकर प्रेडेटर को ही लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद नारू प्रेडेटर के सर को काट कर अपने ट्राइब के लोगों के पास ले जाती है। प्रेडेटर को मारने पर नारू को ट्राइब का वार चीफ बना दिया जाता है। मूवी के लास्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि उनकी ट्राइब पर दोबारा एक यूएफओ अटैक करने के लिए आता है और ये मूवी वहीं पर एंड हो जाती है। इसके बाद शायद एक और पार्ट आएगा जो अभी रिलीज नहीं हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।